रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न लोगों से बात कराते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं। और आज मैं अपने रेडियो स्टूडियो में जोड़ रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर और लोगों को प्रेरित करने वाले अमर चौधरी जी से। मैं अपने स्टूडियो में अमर जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार अमर जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका दिया, आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। मैं तमाम नोएडा वासियों को भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला सवाल मेरा ये है कि आप अपनी पहले तो बैकग्राउंड कहाँ से शुरू की और जो जिस क्षेत्र में आप आए हैं इसके लिए किसी ने प्रेरित किया आपको या आपकी रुचि बचपन से ही ऐसी थी? सर मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मैं खुद आपके ही पास के गांव लोनी के पास एक गांव पड़ता चिरोडी जी, मैं उस गांव से रहने वाला हूँ जी। अगर मैं कहूँ मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे ताऊ जी के बेटे, मेरे आइडियल, मेरे रोल मॉडल, मेरे बड़े भाई राजीव चौधरी ने हमेशा, राजीव चौधरी जी मेरे आइडल रहे, मेरे गुरु रहे। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया जी। और उन्होंने मुझसे हमेशा एक बात कही, इस फील्ड में आने की जो वजह रही, इस तरफ जो आपका एक कारण रहा, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से इस फील्ड में आना चाहता था। आप यकीन जानिए ग्रेजुएशन तक तो मुझे ये भी नहीं मालूम था ये कोई फील्ड भी होता है, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स भी होते होंगे जी। लेकिन एक बात जरूर मन में रही कि जो चुनौतियां, जो समस्याएं, जो संघर्ष हम लोगों ने किए, अगर सही समय पर हमको सही मार्गदर्शन मिल गया होता जी, तो शायद हम और बेहतर कर सकते थे। तो जो शायद हमारी जिंदगी में लग गया वो शायद दूसरों की जिंदगी में ना लगे, और इस सोच के साथ मैं इस फील्ड में आया जी। तो पहली बार आपको लगा कि मुझ में ये हुनर है, ये कार्यक्रम या इस क्षेत्र में पहली बार आपका कहाँ पे कार्यक्रम हुआ जिसमें आपने लोगों को मोटिवेट किया हो? और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे भी सवाल आपके सामने लोगों ने पूछे होंगे जिसे सुनकर और जिसे बताकर बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया होगा जी। सर सबसे पहली बात, बेसिकली मैं इंदौर में, मेरी कर्मभूमि रही इंदौर जी, जहाँ मेरा स्पोकन इंग्लिश का इंस्टीट्यूट हुआ करता था। तो मैं अपनी क्लास हमेशा थॉट फॉर द डे से शुरू किया करता था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था इन बच्चों की समस्याएं पढ़ाई नहीं है, हम शायद गलत जगह काम कर रहे हैं। कि मेरा हमेशा ये मानना रहा कि उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी, हमें लग रहा था कि समस्या पढ़ाई में है और समस्या उस बच्चे के मन में है, उसकी सोच में है, उसके नजरिए में है। वो डरा हुआ है, उसे घबराया दिया गया, उसको ये बता दिया गया, जैसे मुझे लगता था इंग्लिश, उन्हें दिमाग में बैठा दिया गया, तुम कैसे इंग्लिश बोलोगे, आप तो रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप तो हिंदी बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, गाँव के रहने वाले हैं, आपके यहाँ तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो मुझे शुरुआत में ये फेस करना पड़ा कि इस बच्चे की समस्या इंग्लिश ही नहीं है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये ढूंढा कि मैं अपनी क्लास थॉट फॉर द डे से शुरू करता था, पहले 4-5 मिनट, जहाँ पे उनके मेंटल एटीट्यूड को मैं पॉजिटिव क्या करता था, उनके अंदर उम्मीद भरा करता था, हिम्मत भरा करता था। और उसके रिजल्ट ये निकले सर कि बाद में मुझको ये समझ में आने लगा, खुद बच्चे मुझसे आगे बोलने लगे कि सर हम इंग्लिश के लिए तो आपके पास आते हैं, लेकिन जो आपकी वो बातें हैं, जो आपका जो मोटिवेशन है, जो आप वो हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देते हैं, वो हमारे आपके यहाँ आने का विशेष कारण। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी दौरान मेरी बहुत फेसबुक पर मुलाकात होती है स्किलिंग यू के ऑनर, स्किलिंग यू के सीईओ फिलहाल में, उस समय वो जॉब किया करते थे, प्रवीण कुमार राजभर जी का एक दिन मुझे फोन आता है और पता चलता है कि टीटीसी द ट्रेनर्स कैंप नाम की एक एसोसिएशन है जो एक नई शुरुआत कर रही है, तमाम भारत के ट्रेनर्स को अपने साथ जोड़ रही है। और इसी क्रम में मेरी उनसे बात होती है और वो मुझे दिल्ली इन्वाइट कर लेते हैं उस प्रोग्राम के लिए कि आपको एक प्रोग्राम लेना है, मोटिवेशनल टॉक करनी है, मोटिवेशनल। और उससे पहले मैं खुद को एक टीचर के तौर पर देखता था जी जी, लेकिन बच्चों की फीडबैक की वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता था शायद मैं मोटिवेट भी कर सकता हूँ। और वो जो दिल्ली का मेरा पहला प्रोग्राम रहा द ट्रेनर्स कैंप टीटीसी का, उसने मुझे एक साधारण टीचर से
इंडिया का फर्स्ट मोटिव एक्शनल स्पीकर बना दिया। शब्द पे गौर करिएगा सर, नॉट मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिव एक्शनल स्पीकर। अक्सर आपने कहा कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि मोटिव एक्शनल क्या होता है, हमने तो आज तक मोटिव एक्शनल सुना ही नहीं है जी। तो मैं कहता हूँ कि मोटिवेटर करते क्या है, मोटिवेशन का काम क्या है? मोटिवेशन का काम है, लोग कहते हैं लोगों को जागरूक करना। मैं कहता हूँ मुझे शब्द से ही ऐतराज है। जागरूक, जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक जा। तो अगर जाग के रुकना ही था तो फिर तो वो सोया हुआ ही भला था, कम से कम नींद तो पूरी हो जाती। जी जी जी। तो मैंने कहा मैं लोगों को जाग चल करूंगा, जागो और टेक एक्शन। इसलिए मैं मेरा नाम पड़ गया मोटिव एक्शनल स्पीकर, जो मोटिवेट करता है एक्शन में। तो जब आपने इंदौर की कमान संभाली, जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, उस समय में और आज के समय में जो इंदौर में बदलाव आया वो क्या था, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। उसके बाद मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सर, इस बहुत बड़े अभियान के बहुत भूमिका में एक व्यक्तिगत छोटा सा हिस्सा रहा हूँ जी। ये कहना गलत होगा कि मुझे कमान दी गई, हाँ, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हमने बढ़ चढ़कर इस अभियान में, इस आंदोलन में हिस्सा लिया। और जब मैंने वहाँ सोच और नजरिया लोगों का देखा, मुझे जो सबसे बड़ी बात इंदौर में लगती है जी, उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो इंदौरियन है। वो जो कोई भी आंदोलन, मैं ये मानता हूँ सबके, कोई भी आंदोलन 4 चरणों से होकर गुजरता है जी, लेकिन 90% आंदोलन 3 चरण तक रह जाते हैं। जो चौथे चरण को पा लेता है वो आंदोलन कामयाब हो जाता है। तन, मन, धन, ये 3 चरण तो अमूमन हर आंदोलन पूरा कर लेता है। तन यानी कुछ लोग जुड़े होते हैं जी, और जो जुड़े हैं जाहिर सी बात है वो मन से भी जुड़े होते हैं जो जुड़े हैं। और धन भी कहीं ना कहीं जब आंदोलन करना होता है तो वो अरेंज कर लेते हैं जी। लेकिन कोई भी आंदोलन क्रांति में तब बदलता है जब उसमें जन जुट जाए, जब वो आंदोलन चौथे चरण पे पहुंच जाए, जिसे हम बोलते हैं जन आंदोलन बन जाए। तो मैंने इंदौर में ये देखा कि इंदौर में जो स्वच्छता में नंबर 1 आने का जो मिशन था, जो आंदोलन था, वो जन आंदोलन बन गया। और वहाँ के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, उन्होंने उंगली नहीं उठाई, उन्होंने जिम्मेदारी उठाने का इरादा कर लिया। और मुझे खुशी इस बात की भी है, नोएडा में 2-3 प्रोग्राम करने के बाद जो मैं समझा, नोएडा में भी नोएडा वासियों ने अब उंगली उठाने के बजाय जिम्मेदारी उठा ली है कि हमें नोएडा को नंबर 1 बनाना है। ये नोएडा को नंबर 1 बनाने का जो आंदोलन है, ये भी मुझे जन आंदोलन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। मैं नोएडा वासियों को, मैं नोएडा अथॉरिटी को, मैं आप जैसे तमाम सक्रिय लोगों को जो इस अभियान को आंदोलन में बदलने के लिए, क्रांति में बदलने के लिए, और स्वच्छता योद्धाओं को मैं सैल्यूट भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नोएडा नंबर 1 स्वच्छता में जरूर बनेगा। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, यूथ है, उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कैरियर को बनाते समय वो लक्ष्य कैसे हासिल करे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एज ए मोटिवेशनल एक्शनल जो आपने शब्द इस्तेमाल किया स्पीकर के नाते, क्या कहना चाहेंगे जी? सर बहुत मौजूद सवाल पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी। मैं 2 बातें यहाँ हमेशा क्लियर करता हूँ सर। जब आप एक करियर के गोल की बात करते हैं जी, तो मैं नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि गोल से पहले आप अपना पर्पस ढूंढिए। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये गोल और पर्पस दोनों एक ही चीज होती है। मैं कहता हूँ नहीं, गोल अपने पर्पस को पाने का एक माध्यम है। मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ, 2 लोग हैं, दोनों का गोल IAS बनना आ सकता है जी। 2 लोग हैं, दोनों का गोल स्टार्टअप शुरू करना हो सकता है। 2 गोल हैं, दोनों का गोल राजनीति में जाना हो सकता है, लेकिन दोनों के पर्पस अलग अलग। सेम राजनीति में जाना, सेम गोल तो हो सकता है जी, पर पर्पस हो सकता है अलग अलग हो। एक का पर्पस हो पॉलिटिक्स में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, खूब भ्रष्टाचार करूंगा, पैसा इकट्ठा कर लूंगा। एक का पर्पस होगा कि राजनीति में जाऊंगा, एक पोजीशन पे जाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, हेल्प करूंगा, शहर को अच्छा बनाऊंगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए गोल तो सेम है दोनों का, पर पर्पस अलग अलग है। 2 लोग हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। एक का पर्पस है कि केन प्रकार कुछ भी करके एट एनी कॉस्ट मुझे तो पैसा कमा लेना है। एक का पर्पस है जब मैं बिजनेस में खड़ा हो जाऊंगा, स्टैंड कर लूंगा,
तो अपने कुछ लोगों की मदद करूंगा, अपने गांव के कुछ बच्चों की जॉब लगवा दूंगा, अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, समाज को हेल्प करूंगा, देश को आगे बढ़ाऊंगा जी। तो ये तो गोल तो सेम हो सकते हैं, पर्पस अलग अलग। अगर बच्चा ये समझ ले कि इसका पर्पस क्या है एक्चुअली, तो फिर वो गोल आसानी से डिसाइड कर सकता है जी। और इस केस में मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि जब भी आप कोई गोल या पर्पस सेट करें तो उससे आपका इमोशनल कनेक्ट जरूर होना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है हमारे अंदर। हम लोग हमें कहते हैं इमोशंस हमको कमजोर बनाते हैं जी। मैं कहता हूँ नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इमोशंस, हमें ताकतवर बनाते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा कि मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है सर, तो आप शब्द गौर करिए इमोशन। इसको मैं बोल सकता हूँ एनर्जी इन मोशन। जब आपका एक्शन में एनर्जी आ जाए इमोशंस की वजह से, कैसे? आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में कई बार एक सीन देखा होगा कि हीरो पिट रहा है, खून बह रहा है, बेहोश हो चुका है, तो जमीन पर गिर पड़ा है जी। उसके अंदर ताकत ही नहीं बची है। तभी उसको याद आता है उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, तभी उसको एकदम सीन याद आता है पापा जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, मेरा मकान में आग लगा दी गई थी। वो हीरो जो बेहोश पड़ा है अपनी अंतिम संसार के अंदर गला खाकर पता होता है वो विलेन को मार डालता है जी। मैं पूछता हूँ एनर्जी कहाँ से आ गई, वो तब कहाँ से आ गई, वो जुनून कहाँ से आ गया? उन इमोशंस की वजह से जो उससे कनेक्टेड है जी। तो जब आप अपने गोल्स के साथ, अपने पर्पस के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं तो याद रखिए बाधाएं तो तब भी आएंगी, चुनौतियां तो तब भी आएंगी, पर वो अब आपको रोक नहीं पाएंगे। आपको पेट से लात मारकर आपकी स्पीड कम नहीं करेंगी, वो पीछे से लात मारकर आपकी स्पीड बढ़ा देंगी। मेरा हमेशा से मानना रहा है सर, बाधा छोटी या बड़ी नहीं होती, गिरना छोटा बड़ा होता है जी जी जी। तो एक बार अगर हमारा यूथ अपने गोल को, अपने पर्पस को समझ ले, इमोशनली इस पे कनेक्ट हो जाए तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट होना भी बंद हो जाए, वो इधर उधर भटकना भी बंद हो जाए, वो रास्ते से इधर उधर गलतियां करना भी बंद कर दे। हालांकि मैं गलतियों को गलत नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ गलती करिए ताकि आप गलत ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा अहम सवाल है आज के दौर में, पहले जो बदलाव पिछले 25-30 सालों में देखा, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था और आज एक हम सिंगल फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे जो कल्चरल में काफ़ी बदलाव आया है, तो आज के दौर में यूथ को नई दिशा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे बात करता हूँ। हमें लगता है कि हम एडवांस हो रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, हम एडवांस नहीं हुए हैं, हम प्रमोट नहीं हुए, हम डिमोट हुए हैं। आप समझना कैसे? आप इस कोशिश, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके क्वेश्चन बहुत सुंदर, बहुत सटीक है जी, महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए सर, हमें लगता है कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, पहले से हमने प्रगति कर ली है, हमने पहले से डेवलपमेंट आ गया। मैं कहता हूँ नहीं, किसी भी जीवन को जीने के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है सर, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। बिल्कुल। अब आप देखिए हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे सर, उन्होंने इन तीनों चीजों को एक ही काम में समाहित किया हुआ था। अब गौर कीजिएगा, फसल की कटाई हो रही है, फसल की बुआई हो रही है, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप हेल्दी हैं, बिल्कुल। वही फसल जब कट के घर आएगी तो बिकेगी तो पैसा आएगा, आप हेल्दी हुए, आपके पास पैसा आया, बिल्कुल। और अगर आपने हिंदी फिल्मों में गौर किया हो तो पुरानी फिल्मों में जब मजदूरी या खेत कटाई चलती थी तो गाने गाते हुए चलती थी, साथी हाथ बढ़ाना, बिल्कुल, मेरे खेत से मेरे देश की धरती सोना उगले। यानी उन्होंने तीनों काम एक साथ जोड़ दिए, वेल्थ भी, हेल्थ भी और हैप्पीनेस भी। अब आप गौर करिए, अब मैं पैसा कमाने जाता हूँ ऑफिस, हेल्थ के लिए जाता हूँ जिम जी, और हैप्पीनेस के लिए मुझे जाना है डिस्को या मूवी देखने। यानी जो तीनों चीजें उन्होंने एक काम में जोड़ी हुई थी, वो हमने एक दूसरे की दुश्मन बना दी। बिल्कुल। आपने अब किसी पिछले 20 साल में किसी मूवी में, किसी ऑफिस में गाना गाते हुए लोगों को काम करते हुए देखा है क्या? नहीं। तो ये बदलाव जो हमारे दिमाग में क्या बैठा दे, बल्कि चीजें क्या बैठा दी गई, ऑफिस में तो खुशी हो ही नहीं सकती। यानी जिस काम को आप कर रहे हैं ये सिद्ध कर दी, स्टैब्लिश कर दिया गया, उसमें आप खुश कैसे रहोगे? वो तो काम है, वो तो प्रेशर है, स्ट्रेस है। यानी आप काम स्ट्रेस में करिए, फिर आप हेल्थी, पहले हेल्थ बिगाड़ी ऑफिस में स्ट्रेस लेकर, जिम में जाकर हेल्थ इंप्रूव करिए और हैप्पीनेस जोड़ी अपने डिस्को में और मूवीज में। जी जी। तो ये सारी चीजें पहले वो ज्वाइंट फैमिली में एक साथ मिल जाया करते थे। तो मैं अपने यूथ से भी और मैं तमाम सुनने वालों से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन खुशियों को और कामयाबी को
अलग अलग इन्हें सौतन मत बनाइए, ये सखी बहनें हैं। और इसमें अगर आप देखिएगा, सर आपने मौका दिया है तो ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पिछले कुछ समय में कॉन्टेक्स्ट सेटिंग बहुत गलत की गई है। तो सर आपने कुछ सवाल सुने होंगे लोगों के कि क्या चाहिए, प्यार या पैसा। आप जानते हैं मैं इस सवाल को सबका सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ जी। क्यों? यानी सवाल ने सामने वाले की सोच में एक नजरिया पैदा कर दिया कि जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो प्यार नहीं मिलेगा। यानी उन्होंने प्यार और पैसे को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। आपसे लोग सवाल पूछते हैं, अच्छा बताओ फैमिली चाहिए या कामयाब। अब आप गौर करिए, यूथ के दिमाग में हम क्या जहर बोल रहे हैं कि भाई जब कामयाबी चाहिए तो फैमिली छोड़नी पड़ेगी। और अगर फैमिली पे गौर करोगे तो यानी बच्चे के दिमाग में तो आपने ही बैठा दिया कि कामयाब होना है तो भाई फैमिली के होते तो नहीं हो पाऊंगा मैं। जी जी जी। मैं कहता हूँ या हटाइए, इंग्लिश वाला और हटाइए, अंग्रेजी वाला और लगाइए, प्यार और पैसा, फैमिली और कामयाबी। कई बार लोग ट्रेनिंग में सवाल पूछते हैं क्या ज्यादा जरूरी है, नॉलेज और स्किल्स, मतलब इंग्लिश वाला और। मैं कहता हूँ साहब ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो आप? गाड़ी में अगर मैं पूछने लगूं इंजन ज्यादा जरूरी है स्टीयरिंग, तो ये बेवकूफी वाला सवाल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें हमें जोड़नी थी वो हमने अलग हटा दी, उन्हें तोड़ दिया, एक दूसरे की सौतन बना दिया, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, और उसका भुगतान आज हमें समाज के तौर पर, सोसाइटी के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको खुशी भी यहीं मिलेगी, कामयाबी भी यहीं मिलेगी, आपको हेल्थ भी, आप जुड़े रहिए अपनी जड़ों से, आप अपने परिवारों से जुड़े। जी जी। एक चलते चलते आखिरी सवाल है ये कि आज जो मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करेंगे कि एक दौर में हम प्रकृति के बहुत नजदीक रहते थे। जब हम गांव में भी रहते हैं तो हमारे गांव के आंगन में पेड़ के ऊपर बैठा पक्षी और उसके नीचे बैठा हुआ पशु, और साथ में हम एक सहभागिता के जीवन जीते थे, जिससे शायद लगता है कि हम मानसिक तौर पर उनके साथ होकर मजबूत होते थे। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो मानसिक रोगियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, यानी हमारे शरीर में सिर से ऊपर की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण रहा, अभी आपने जो उदाहरण दिया जो आपने अभी बातें की जी, पहले हम बातें किया करते थे जिन्हें बोलते थे नॉर्मल बातें। एक बातें मैं अक्सर कहा करता हूँ कि समथिंग मे बी वर्थलेस बट नॉट मीनिंगलेस। जी। आप जरा हिंदी फिल्मों के गानों पे गौर कीजिए, तू 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 तारा तोड़ो ना बिना। मैं पूछता हूँ क्या तू 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 तारा इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है? बिल्कुल सही बात है। इसकी मीनिंग कुछ नहीं है, पर क्या इसकी वैल्यू नहीं है? क्या आप बिना इस लाइन के गाना कैसे बनाएंगे? किशोर कुमार जी फेमस हो गए, उड़लई 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 उड़लई। अब आप ये तो कह सकते हैं कि उड़लई 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 की कोई मीनिंग नहीं थी, पर क्या आप ये कह सकते हैं इसकी कोई वैल्यू या बात नहीं थी, इसके बगैर तो किशोर कुमार ही नहीं बचेंगे जी। यानी अब जो चलन चला रहे हैं, काम की बात करो, काम की बात बताओ। क्या आपको सच में लगता है कि मैं केवल काम की ही बात करूंगा? और जब आप काम की ही बातें करने लगेंगे तो आप उन बातों को छोड़ देंगे जो मानव के जीवन से जुड़ी हुई है, इतिहास, हमारे शरीर, हमारी जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जो उसको जिनसे वो मिलके बनी होती है। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में एक बात किया करता हूँ कि अगर आप गौर करें जी, तो पिछले कुछ समय में केवल शब्द नहीं बदले। हमें ऐसा लगता है, मैंने हमेशा कहा है सर कि हम शब्दों पे गौर करें। हमारे ईश्वर शब्द में ही ईश्वर जुड़ा हुआ है, यानी जो हमारे स्वर हैं, जो शब्द हैं, वही भगवान है जी। आप देखिएगा, गौर करिएगा, पिछले 20-25 सालों में, आज से 40 साल पहले हम पिताजी बोला करते थे। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे पापा जी बोलने लगे और अब डैडी बोलने लगे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको क्या लगता है ये केवल शब्द बदले हैं? नहीं, संस्कृति बदल गई, परिवार का ताना बाना बदल गया, सोच बदल गई, हमारा व्यवहार बदल गया। जब पिताजी बोलते थे तो पिताजी कमरे में है तो हम बाहर मिलेंगे, पापा जी बाहर है तो हम छत पे मिलेंगे, इतना गैप और मान सम्मान हुआ करता था। जब पापा जी बोलने लगे तो सोफे पे पास में बैठने लगे, और जब से डैडी बोल रहे हैं, बच्चा कंधे पे झूल रहा है पिताजी के, पापा जी के, डैडी के। हम पहले चाचा जी को या ताऊ जी को चाचा जी या ताऊ जी या काका जी बोला करते थे।
जब हम चाचा जी बोला करते थे सर, तो आपने भी वो जीवन देखा है, वो समय देखा है। हमें गलत करते समय इस बात का भी डर लगता था कि चाचा जी ने भी देख लिया तो बड़े बाजार फेंक सकते हैं, डांट सकते हैं, मुझे घर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। जब से हमने अंकल बोलना शुरू कर दिया, आजकल अंकल को अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है कि भतीजा वापस जवाब न दे दे पलट के कि तुम कौन। आप गौर कीजिएगा सर, आज से 30-40 साल पहली बातें, जब कोई आदमी कर्मा पे जा रहा होता था और परिवार वाले या पड़ोसी जाके पूछते थे अंकल जी कहाँ गए हैं, ताऊ जी कहाँ गए हैं, बाबू जी कहाँ गए हैं, तो एक शब्द का प्रयोग क्या करते थे सर कि ड्यूटी गए हैं। आप पूछिए तो लोग बोलते हैं जॉब पर गए हैं। जब हम ड्यूटी बोलते थे तो ड्यूटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, कर्तव्य। तो वो कर्तव्य निभाने जाते थे, वफादार होते थे, लॉयल होते थे, कंपनी के प्रति ऑनरशिप लेते थे वो काम के प्रति। आप लोग जॉब पे जा रहे हैं जिसका मतलब है बोझ, मैं तो बस काम करने जा रहा हूँ, जैसे तैसे वैसे ही बहुत चिढ़ के काम करूंगा मैं। तो हमारे शब्द नहीं बदले, दरअसल कल्चर, इसलिए मैं कहता हूँ अगर कुछ भी बदलाव लाना है तो हम केवल शब्दों के ही बदलाव ले आए। जो भी हम इसको हम बोलते हैं सर रिवर्स इंजीनियरिंग, हम वापस से रिवायरिंग कर सकते हैं, शब्दों पर भी काम कर लें तो हम वैसा समाज फिर खड़ा कर सकते हैं, वैसा नजरिया फिर खड़ा कर सकते हैं, वो पारिवारिक ताने बाने फिर से हम वापस ला सकते हैं। और यकीन जानिए सर, जड़ों की तरफ, प्रकृति की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, जब तक पत्ता पेड़ से जुड़ा हुआ है, शाखा से जुड़ा हुआ है, तब तक वो हरा रहता है। वही हवा, वही पानी, वही मिट्टी उसको हरा रखती है। तो जैसे ही पत्ता अपनी जड़ों से टूटता है, शाख से टूटता है, पानी वही, हवा वही, मिट्टी वही, लेकिन अब वो पत्ते को सड़ा देती है, बेकार कर देती है। पत्ता वही है, हवा भी वही है, पानी भी वही है। सवाल ये है हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM से बात की और बड़ी लोगों को प्रेरित करने वाली ऐसी बातें कही जो उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद भी आएंगी और वो जीवन में अमल भी करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। मैं रेडियो नोएडा लोकमंच और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तमाम नोएडा वासियों को प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से एक बात जरूर उन तक कहना चाहता हूँ कि दोस्तों उंगलियां बहुत उठा लें कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया। अगर आप मुझे समय दें सर, मैं 30 सेकंड में एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। ताकि तमाम लोगों तक वो बात पहुंच सके जो मेरी बहुत पसंदीदा बातचीत है। नोएडा को नंबर 1 बनाने में हम तमाम लोग जुड़े हुए हैं, नोएडा वासी, नोएडा अथॉरिटी, आप जैसे सक्रिय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, नोएडा के स्वच्छता योद्धा, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कई बार लगता है मैं अकेला नहीं भी करूंगा तो क्या होगा। एक बार एक मकान में एक चिड़िया रहा करती थी, उस मकान में आग लग गई। जब आग लगी तो तमाम लोग वहां से भागने लगे। 2-4 लोग बचे, कोई मग्गा से पानी डालने लगा, कोई बाल्टी से पानी डालने लगा, कोई पाइप से पानी डालने लगा, 2-3 लोग बचे। तो वो चिड़िया भी चोंच में भर भर के उस आग पर पानी डालने लगी। वहाँ एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे को चिड़िया पे हंसी आई, उसने उस कौवे को चिड़िया का मदद करते हुए वो कौवा बोला, चिड़िया तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, तुझे क्या लगता है मेरे चोंच पानी से आग बुझ जाएगी। चिड़िया का जवाब सुनिएगा सर। चिड़िया का देख कौवा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे एक चोंच पानी से आग नहीं बुझेगी, पर मैं ये चाहती हूँ कि जब इस घटना का जिक्र किया जाए तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए, तमाशा देखने वालों में नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नोएडा के हर एक वासी से, हर स्वच्छता योद्धा से, हर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी से, हर व्यक्ति से एक अपील करता हूँ, नोएडा जब नंबर 1 बने तो उस समय आपका नाम आग उठाने वालों में आना चाहिए, तमाशा देखने वाले उंगली उठाने में नहीं आना चाहिए। तो मैं आप तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आइए तमाशा देखने वाले नहीं, आग बुझाने वाली चिड़िया बने, उंगली नहीं, जिम्मेदारी उठाएं। जय हिंद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।